नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 की बुक को पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 4 मुग़ल सल्तनत चलने वाला है दोस्तों, 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और जिन लोगों को लगता है मैं अपने इस वीडियो में स्लो बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ आप अपने यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को अपने अनुसार कर लीजिए, ताकि मेरी वॉइस जो है दोस्तों आपको आपके माध्यम के अनुसार प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 हिस्ट्री बुक, मुगल काल। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधित जो भी विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहें। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सकें। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थल, जो कि दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक है दोस्तों, लाल किला है, वो मुगल काल का दोस्तों बना हुआ स्थापत्य है। ठीक है, शाहजहां के थ्रू बना गया है। ठीक, आगे देखते हैं। चित्र है दोस्तों, चित्र 1 में देख लीजिए, ये है लाल किला का फिगर दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, रेड फोर्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुग़ल कौन थे? आइए अब थोड़ा हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं कि मुग़ल जो थे आखिर कौन थे वो। ठीक है, मुग़ल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। ठीक है, माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई, के वे वंशज थे। ठीक है, तो 2 वंशजों के मेल से जो थे वो मुग़ल बने थे। ठीक है दोस्तों, आगे। परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुग़लों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। यानी कि दोस्तों अपने पिता की ओर के जो वंश मतलब थे, पिता की ओर के जो वंशज थे, उनसे वे क्या मतलब गर्व महसूस करते थे, माता की ओर वाले से नहीं। आगे देखते हैं, करते थे ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों मुग़ल सैन्य अभियान। आइए देख लेते हैं, आइए मुग़ल सैन्य अभियान देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं। प्रथम मुग़ल शासक जो था वो बाबर था। 1526 से 1530 ने जब 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। ठीक है, बाबर की उम्र कितनी वर्ष थी? 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, मतलब उसे भागना पड़ा दोस्तों फरगना से। ठीक है, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल दोस्तों ये अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल ना वर्तमान में, तो उस पर क्या किया था उसने? कब्जा कर लिया। आगे देखते हैं, उसने 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, को पानीपत के युद्ध में परास्त किया। जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, उसमें इब्राहिम लोदी परास्त होता है। और दोस्तों जो हमारा बाबर है वो अपना आधिपत्य जमा लेता है। ठीक है, और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लेता है। और दोस्तों इब्राहिम लोदी तो बेचारा मर जाता है और दिल्ली और आगरा इनके अंडर में आ जाता है। और ये देख सकते हैं दोस्तों आप
कैसे ये मुग़ल फ़ौज अभियान पर हैं। ये चित्र देख रहे हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में, हाथियों पे उस समय के राजा जो हैं इब्राहिम लोदी बैठते थे। और ये देखिए पूरा चारों ओर से घोड़ों से घेर लिया गया है और भालों से प्रहार किया जा रहा है। और इधर आपको राइट हैंड साइड में मिलेगा दोस्तों, ये देखिए तोप का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, चित्र एक बार पढ़ लेते हैं। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, बाबर ने सबसे पहली बार गोलाबारी का इस्तेमाल किया था, तोप का इस्तेमाल किया था। यही इसकी जीत का सबसे बड़ा कारण भी था। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों एक फिगर है, ये मानचित्र है। ये दोस्तों अकबर का शासन 1605 ईस्वी का है, उस समय का ये फिगर है। ठीक है, ध्यान से देखिए, देख रहे हैं ना, कंधार, काबुल, श्रीनगर, सारा नाम पढ़ना तो उचित नहीं होगा दोस्तों, बस ये आप देख लीजिए। ये हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये आपका, ये देख रहे हैं ना, ये सब हिस्सा, क्षमा करिएगा दोस्तों, हाँ, ये सब हिस्सा जो है आपका हिस्सा देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सब 1605 ईस्वी का फिगर बना है। ठीक है, अकबर के शासन में था, इतना जगह तक वो पहुंच चुका था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल से तो और जानेंगे। आगे उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं, आइए उसको देख लेते हैं। मुग़ल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। मतलब ये ज़रूरी नहीं था कि जैसे प्राचीन काल में या आपके प्राचीन काल के दौरान या हिंदू शासकों के दौरान जो क्या था कि अशोक के समय भी जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही गद्दी पर बैठता था। ठीक है, तो ये सब सिस्टम उनके अंदर नहीं था, ज्येष्ठता वाला कोई परंपरा नहीं था। जो एबल होगा, जो योग्य होगा वही बैठेगा। आगे देखते हैं, विश्वास नहीं करते थे जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ठीक है, इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। समझ के दोस्तों, मतलब कि अगर कोई गद्दी है, अगर एक पिता है, ठीक है, एक इस लाइन को अंडरलाइन करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा कि इसके विपरीत जो है उत्तराधिकार में वे सहदायाद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक है, मतलब कि दोस्तों मान लीजिए अगर कोई राजा है, ठीक, मुग़ल वंश का, तो जैसे बाबर था, एग्जाम्पल बता दिए ना, बाबर था, उसके जो पुत्र थे, तो उसके जो पुत्र थे उनको सभी पुत्रों को क्या किया था कि सबको अलग अलग, जैसे किसी को कंधार दे दिया, ठीक है, किसी को आपका दिल्ली दे दिया, किसी को आगरा दे दिया, ठीक है, किसी को पेशावर दे दिया। मतलब जो भी उसकी राजधानियाँ थीं, जो भी उसके योग्य पुत्र थे, उसके क्षेत्र जितने आते थे, सपोज़ दैट अगर उनके भारत में अगर वो शासन कर रहे हैं और मान लीजिए किसी 10 या 20 प्रांत में अगर शासन कर रहे हैं, तो बराबर हिस्सा जो है सभी पुत्रों में बाँट दिया जाता था, ताकि सब लोग उस पर शासन करें और सब लोग सुख रहें। मतलब क्या था कि प्राचीन काल में ईर्ष्या भी होती थी बहुत लोगों को, कह रहे ये राजा बन रहा है, तो उससे क्या होता था कि आपस में फूट पड़ जाता था। ठीक है, आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। ये आपका बिंबिसार थे ना, बिंदुसार आपके मौर्य वंश में बिंदुसार थे जो, और उनके एक चंद्रगुप्त मौर्य के एक हेलेना नाम की एक वो थी, क्या नाम है, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना, उनसे उनका विवाह हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का 2 विवाह हो गया। ठीक, तो एक धूर्धरा थी, उनसे हुआ था एक विवाह, तो उनसे जन्म लिए थे आपका बिंदुसार, और आपका जस्टिन नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, वो जो कि बिंदुसार के भाई लगते थे। ठीक, वो हेलेना माता हेलेना के वो पुत्र थे। तो क्या होता था कि दोनों भाइयों में ईर्ष्या होती थी, और ईर्ष्या की वजह से जस्टिन उन पर कई बार गोपनीय तरीके से उनको मृत्यु के लिए उनको क्या बोलते हैं, षड्यंत्र करते थे। ठीक है, तो यही दोस्तों ये चीज़ हमको मुग़ल काल में देखने को नहीं मिलता है, तो हम थोड़ा आपको डीपली समझा दिए। ठीक है, तो हम लोग जो एंशिएंट पीरियड में आपको ये सब चीज़ देखने को मिलता था, तो ये आपको मुग़ल काल में ये चीज़ नहीं मिला। ठीक है, मुग़ल काल में आपको गुलाम वंश में भी कहीं कहीं ऐसा षड्यंत्रकारी मिल जाएंगे, बट अलग खिलजी वंश में ये आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी मिल जाएंगे, अपने चाचा का ही गद्दी हथिया लिया उनको मारकर, लेकिन मुग़ल वंश में ऐसा नहीं था। ठीक है, मुग़ल वंश में आपको बराबर हिस्सा बांट दिया जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आगे आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद? हमारे हिसाब से दोस्तों ये सहदायाद सही था। ठीक है, आगे आप लोग का विचार है, अपना भी विचार आप लोग दे सकते हैं। आगे देखते हैं मुग़ल के अन्य शासकों के साथ संबंध। उससे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं। चलिए आइए दोस्तों ब्रैकेट वाला पोर्शन देख लेते हैं। राजपूतों के साथ मुग़लों की शादियाँ। ठीक है, राजपूतों के साथ मुग़लों की शादियाँ दोस्तों शासन करने के लिए बहुत अहम भूमिका अदा किया राजपूतों के साथ मुग़लों की विवाह। जहांगीर की माँ जो थी कच्छवा की राजकुमारी थी, वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों हमारा इधर
मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, इसको हम लोग देख लेंगे। एक सेकंड दोस्तों, ये डॉग लोग भौंक रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे, आइए हम लोग देख लेते हैं। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। लेकिन इस कुछ ऐसे राजपूत थे जो स्वीकार नहीं भी किए थे, उनमें से एक का नाम दिया होगा, हम अभी बताएंगे, ठीक है। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने से में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। विरोध में दोस्तों कौन था विरोधी, आइए देख लेते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया, मतलब उनका अपमान नहीं किया। जब वो हार गए, सिसोदिया लोग हार गए, ठीक है, लेकिन भाई उनके वीरता को मद्देनज़र रखते हुए वो लोग उनका अपमान नहीं करते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है उसके बाद देखते हैं। और उन्हें उनकी जागीरें यानी वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाएँ, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, मनसबदार और जागीरदार, इसको हम लोग देखेंगे। मनसबदार क्या था, चलिए आइए देखते हैं। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुर्रानी थे, मतलब ज़्यादा शुरू में स्टार्टिंग में मुगल वंश में ज़्यादा से ज़्यादा जो सरदार थे तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी शामिल किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए, ठीक है दोस्तों। मुगलों की सेवा में जो, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह जो हैं वो क्या कहलाएं दोस्तों, मनसबदार कहलाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मनसबदार कहलाएं, ठीक है। आगे, मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके ज़रिए नंबर 1 पद, नंबर 2 वेतन और नंबर 3 दोस्तों सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था, ठीक है। पद और वेतन क्या था, का निर्धारण जो था वो जात की संख्या पर क्या था, निर्भर था, ठीक है। आगे देखते हैं। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, याद रखिएगा, ठीक है, घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण भी कराते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे दोस्तों पढ़ने से पहले हम लोग ऊपर एक शब्द आया था जात, उसको देख लेते हैं। चलिए, जात की श्रेणी 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था, ठीक है। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। आगे औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या जो है वो 79 हो गई, मतलब 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? भाई जब मनसबदार ज़्यादा हो जाएंगे तो भाई खर्च तो बढ़ेगा ही। आगे देख लेते हैं, हम लोग यहाँ थे, अपने पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें हम लोग जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे।
उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत थे, मतलब ड्यूटी पे थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बराबर है। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें, क्योंकि भाई जागीरें कम थीं, तो इसलिए जिनको मिला था तो वो सोचते थे हम भैया जितना लूटना है लूट लो। ठीक है, आगे। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, आगे। जब्त और जमींदार, आइए देख लेते हैं। उससे पहले फिगर नंबर 4 हम लोग देख लेंगे। यह है दोस्तों, ध्यान से देखिए फिगर। अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर चल रहा है। ये उसके दोस्तों क्या है, सवार हैं, और बीच में दोस्तों मनसबदार है, देख रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं। मतलब एक सेना टुकड़ी बोल सकते हैं, सेना टुकड़ी का हेड मनसबदार। आगे ऐसे कई टुकड़ियों में बटे थे। तो आगे है जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, बहुत ही फेमस हैं, टोडरमल ने 10 साल यानी 10 साला, ठीक है, 1570 से 1580 ईस्वी की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को हम जब्त कहते थे, जब्त कहा जाता था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है, यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसे निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विरोध कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। ठीक है, आगे हमारा ये फिगर है बाएं साइड में, इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या है फिगर में। चलिए, ये दोस्तों फिगर थोड़ा सा छोटा करें ताकि स्पष्ट है। हाँ, शाहजहाँ के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे हैं। यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। ठीक है, ये देख रहे हैं दोस्तों कैसे ये कर वसूल कर रहा है, हाथ फैला के मांग रहा है, और ये देखिए दोस्तों डंडा दिखा के मांग रहा है। पहला, भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, ये अफसर है दोस्तों, इसको अंडरलाइन करते हैं, ये है हमारा अफसर। ठीक है, ये अफसर है दोस्तों। अरे यार ये क्या हुआ, एक सेकेंड, ये अफसर, ये दोस्तों आम आदमी बेचारा रिश्वत लेते हुए, ये रिश्वत ले रहा है। और इधर देखिए दूसरा नंबर फिगर में, आइए देखते हैं, एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सज़ा देते हुए, ये देख रहे हैं कैसे सज़ा दे रहा है। ये बेचारे हमारे गरीब यहाँ पड़े हुए हैं, ये मार रहा है उनको डंडे से, और ये भ्रष्ट अधिकारी कर मतलब ले रहा है, घूस ले रहा है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, अकबरनामा और आईने अकबरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा, अकबरनामा और आईने अकबरी। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, ये अकबर हैं दोस्तों। ठीक है, इनको थोड़ा फिगर में दिखा देते हैं हम। ये अकबर हैं, सम्राट अकबर, और ये है अबू फजल, ये आईने अकबरी हाथ में लिए हुए हैं, इनको भेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल
को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है और तीसरी दोस्तों जिल्द आईने अकबरी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहली जो है दोस्तों वो पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान होता है और दूसरी में दोस्तों अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण होता है और तीसरा जिल्द में दोस्तों आईने अकबरी की बात होती है। ठीक है, 3 खंड में है। आगे इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों जैसे फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सांख्यिकीय विवरण। ठीक, आगे है जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। आइए ये भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नूरजहां का कैसा प्रभाव था जहांगीर के दरबार पर? अत्यधिक प्रभाव था। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। ये है दोस्तों हमारा फिगर नंबर 7। ये है नूरजहां का फरमान। ये देख सकते हैं, यह हालांकि फ़ारसी में है और उर्दू में है तो हम लोग उसको पढ़ने में असमर्थ हैं। कोई नहीं, आगे देखते हैं। नूरजहां। मेहरुनिशा ने 1611 ईस्वी में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। जो मेहरुनिशा थी दोस्तों उनका नाम नूरजहां था। ठीक है, नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहीं और उसको समय समय पर सहयोग देती रहीं। ठीक है, उनका बहुत हेल्प करती थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी कराए। ठीक है, किसके दोस्तों सिक्के? जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी कराएं जिनमें एक ओर स्वयं के किताब उत्कीर्ण थे। ठीक है, किताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। ठीक है, एक ओर स्वयं के किताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर क्या था कि रानी जो बेगम नूरजहां थी उनके नाम से गढ़ा हुआ था। ठीक है, बाईं ओर दिया गया दस्तावेज जो हम लोग का ये फिगर नंबर 7 है ये दोस्तों। ठीक है, ये दस्तावेज बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश यानी फरमान है। ठीक है, चौकोर मोहर बनाती है उदात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाहजहां के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है सुलह-ए-कुल देख लेते हैं क्या है। आइए इसको भी ध्यानपूर्वक देखते हैं। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में मतलब गिरजाघर में प्रार्थना करते थे। ठीक है, उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति यानी सुलह-ए-कुल के सिद्धांत का पालन किया अकबर ने। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। आइए देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। ठीक है, आश्चर्यचकित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थीं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था।
ठीक है, आगे देखते हैं। मुग़ल सम्राट और उनके मनसबदार मुग़ल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औज़ारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है मुग़लों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुग़ल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुग़ल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे लेसन जो है यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, जनजातियाँ, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए। बाय बाय।